हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लर्न क्लासेज। आज की इस नए वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 के विज्ञान विषय के पहला अध्याय पादपों में पोषण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और एक शॉर्ट्स नोट्स तैयार करेंगे ताकि आने वाले आगामी जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सभी के लिए रामबाण साबित हो सके। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलिए इसी के साथ वीडियो को हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि पादपों में पोषण है क्या, और जितने भी इसके पॉइंट बनेंगे सभी पॉइंट को आप लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा। देखिए, यहाँ पे हम लोग वही अध्ययन करेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि हम लोग भोजन क्यों करते हैं। तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति चाहिए ताकि हम विभिन्न क्रियाक्रम कर सके, जो भी हमारे शरीर में होने वाला है टूट फूट मरम्मत क्रियाएं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। उसी ऊर्जा की प्राप्ति हेतु हम लोग भोजन करते हैं। तो यहाँ पे पहला लाइन है, सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि भोजन के कौन कौन से घटक होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। तो पोषक किसे बोला जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। अगला हमारा लाइन है, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जितने भी पृथ्वी पर जीव है सबको क्या चाहिए, भोजन चाहिए। भोजन क्यों चाहिए, क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो सके। पादप पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। यानी कि जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर, पौधों को छोड़कर, सबको क्या चाहिए, किसी दूसरे के द्वारा बनाया गया ही भोजन चाहिए। हम लोग भी परपोषी हैं, ठीक। यानी कि पौधे के द्वारा जो भी अनाज उगाया जाए, अनाज होता है, उसी को हम क्या करते हैं, अपने लिए खाते हैं। अगला हमारा है, वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। यानी कि जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो मानव हो या अन्य जंतु हो, सभी के सभी किस पर निर्भर करते हैं, पेड़ पौधे पर ही निर्भर करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, नोट करते चलिएगा आप लोग, पादपों में पोषण की विधियाँ। तो पादपों में पोषण की कितने विधि है, तो दो विधि होता है। एक जो है आपका स्वपोषी और दूसरा जो है आपका विषमपोषी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, केवल पादप ही ऐसे जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं, यानी कि उसके परिवेश में, यानी कि उसके आसपास में क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। भोजन से हमें क्या मिलता है, तो ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। यानी जो जीव, यानी कि जीव मतलब कि पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषी कहते हैं, यानी कि स्वपोषण कहलाता है। अतः आगे देखिए, अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीवों पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। यहाँ तक हम लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला लाइन हमारा है, प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम है। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण बेसिकली एक जो है रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे पे वायुमंडल से क्या,
वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा पृथ्वी से जल एवं खनिज लेकर सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट अणु का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रिया है। यहाँ से ये भी पॉइंट बन सकता है। पत्तियों को हम लोग क्या बोलते हैं, खाद्य फैक्ट्रिया भी बोलते हैं। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए, यानी जितने भी कच्चे पदार्थ हैं जिससे ये भोजन अपना स्वयं बढ़ाते हैं, सबके सब क्या हो, पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि पत्तियों में ही भोजन बनता है, इसीलिए पत्तियों को हम लोग क्या बोलते हैं, पौधों का रसोई घर भी कहते हैं। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़, जिसको हम लोग मूल भी कहते हैं, द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है, यानी कि रंध्रों के द्वारा ही गैसों का क्या होता है, विनिमय होता है। तो यहाँ से जानने वाला पॉइंट है कि पत्तियों में जो है किसके द्वारा जो है गैसों का विनिमय होता है, तो रंध्रों के माध्यम से जो है गैसों का क्या होता है, विनिमय होता है। अगला एक महत्वपूर्ण यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है कोशिकाएं हम सभी जानते हैं कि इमारतें ईंटों से बनी होती है। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है जो कोशिका कहलाती है। आपको पता होगा कि हमारा शरीर जो है सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। कोशिकाओं के समूह को कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। और आपको पता होगा कि सूक्ष्मदर्शी जो है दो प्रकार के होते हैं, एक जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूसरा जो है आपका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। आगे देखिए, कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना होती है। इस सुस्पष्ट संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक के चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ घिरा होता है, जिसे हम लोग कोशिका द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और कोशिका द्रव में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, यानी कि बहुत सारे उसमें, जैसे कि साइटोकाइनिन हो गया, आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गल्जी बॉडी हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, ये सब किस में रहते हैं, तो कोशिका द्रव में रहते हैं। अब देखिए, यहाँ से समझने वाला बात है कि यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं, यानी कि जो रंध्र होता है किसके द्वारा घिरा रहता है, तो द्वार कोशिका के द्वारा ये घिरे रहते हैं। आगे हमारा है कि जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जल एवं खनिज किसके सहायता से जाता है पत्तियों तक, तो वाहिकाओं, किसके द्वारा, वाहिकाओं द्वारा जो है पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नलिकाएं के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। ये कहाँ तक फैली होती है, जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। क्या बनाती है, एक सतत यानी कि रास्ता बनाती है। आगे समझते हैं। आगे हमारा है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में क्या होता है, हरा रंग का एक वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, आवश्यक है। अगर इनमें से कोई भी एक जो है उपस्थित ना रहे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी या नहीं होगी, तो इसमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना होगा। अगर मान लीजिए कि जल ही ना मिले तो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना होगा। ठीक, इसके समीकरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है। ठीक, यहाँ पे दिया गया है, इससे भी हम परिभाषा बना सकते हैं, आने वाले समय में बताते हैं। अभी देखिए, यहाँ बता रहा है कि पत्तियों द्वारा
सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। पत्तियों के द्वारा क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा जो है आपका संग्रहित की जाती है तथा पादपों में खाद के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सभी जीवों के लिए क्या है, सूर्य जो है ऊर्जा का चरम स्रोत है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, पौधे जो है भोजन ना बना पाएंगे। ठीक, और फिर हमको भी भोजन नहीं मिलेगा। जितने हम लोग जीव हैं उनको भी भोजन नहीं मिलेगा। जब पौधा अपना भोजन खुद नहीं बनाएंगे तब वो कहाँ से भोजन मिलेगा, हमको भी नहीं मिलेगा। बहुत सी क्रिया ठप हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। खाद्य मतलब कि अनाज उपलब्ध नहीं होगा। आगे देखिए, सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। तो हमें ऑक्सीजन बिना मिलेगा। ऑक्सीजन के बिना अभी हम 1 मिनट भी नहीं जी पा सकते हैं। जी सकते हैं, नहीं जी सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण अगर रोक दिया जाए तो क्या होगा, पृथ्वी पर जीवन जो है असंभव है। क्या है, असंभव है। आगे देखिए, यहाँ पे जो है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दिया गया है। हम पहले बता चुके हैं आपको कि प्रकाश संश्लेषण जो है एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जमीन से जल एवं खनिज लेकर सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 यानी कि कार्बोहाइड्रेट अणु का निर्माण करते हैं तथा साथ में ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक, इस क्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है उपपाद के रूप में क्या होता है, बाहर निकलता है। कार्बोहाइड्रेट अतः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित होता है। तो ये याद करने वाला बात है कि पत्तियों में जो है किस के रूप में रहता है, तो मंड के रूप में रहता है, यानी कि स्टार्च के रूप में रहता है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लोरोफिल को दिखाया गया है पत्तियों में। ठीक, ये पत्ती का छोटा सा भाग है, इसको हम लोग बड़ा किए हैं लेंस के माध्यम से। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये द्वार कोशिका है। क्या है, ये द्वार कोशिका है। और ये जो है आपका क्या है, क्लोरोफिल है। इसमें छोटे छोटे दिखा रहा है जो दाना दाना, ये सब क्या है, क्लोरोफिल है। ये जो है आपका रंध्र है। क्या है, रंध्र है। अब देखिए, पत्ती का एक काट चित्र बनाया गया है, इसी को जो है पूरा बड़ा करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक ना, तो क्लोरोफिल युक्त जो है कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का ये काट चित्र है। आगे समझते हैं कि पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। क्या है, स्टार्च भी एक प्रकार क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, इसके माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कैसे हो रहा है। पत्तियों में क्लोरोफिल मिल रहा है, जमीन से क्या मिल रहा है, जल एवं खनिज मिल रहा है, और यहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और सूर्य के प्रकाश आ रहा है, और सभी मिलकर क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और पत्ती में जो रंध्र होता है उसी के माध्यम से क्या होता है, गैस का विनिमय होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जो है ऑक्सीजन क्या करता है, बाहर करता है। अब देखिए आगे समझते हैं। आगे हमारा यहाँ पे है, पत्तियों के अतिरिक्त पादप के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क, यानी सल्क मतलब कि अपने ऊपर एक छिलका बना लेती है, पत्तियां सल्क अथवा शूल रूपी हो जाती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्य करते हैं। यानी कि जो भी आपका जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की क्या हो, कमी हो, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, वहाँ पे क्या हो गया, हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है। आगे समझते हैं। आगे हमारा यहाँ पे है कि हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण मतलब कि रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। जैसे कि आप देखे होंगे पीला पीला भी पत्ती होता है, लाल लाल भी पत्ती होता है। ठीक, तो उसमें भी क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो हरी पत्ती के अलावा भी अगर पूछा जाए कि केवल हरी पत्ती में क्लोरोफिल होता है, तो ऐसा नहीं है। यानी जितने भी रंग के पत्ती हैं सब में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का छादन करते हैं, प्रच्छादन कर देते हैं, यानी कि उसका स्थान को अपने स्थान पर रख लेते हैं, अर्थात ढक लेते हैं, यानी कि उसको तोप देते हैं। ठीक, इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी जितने भी लाल हो गए, हरे हो गए, ठीक, गुलाबी पत्ते होंगे, सब में क्या होते हैं, आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है।
गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे औपंकी काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें हम लोग शैवाल, इसे जड़, तना तथा पत्तियों में क्या कर सकते हैं, हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शैवाल बोलेंगे। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जो रंग बिरंगी पत्ते हैं, जैसे कि आपका पीला पत्ता हो गया, गुलाबी पत्ता हो गया, जितने भी पत्ते हैं सभी में क्या होते हैं, क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं। देखिए यहाँ पर कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है, इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन का जो है उत्पाद किसके सहायता से मिलता है, तो शैवाल ही वायुमंडल में सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पौधा के सबसे 1 नंबर पर है शैवाल। आगे देखिए, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन हो गया, ठीक ना, वसा हो गया, बहुत सारे इसमें क्या है खाद्य जिसकी आवश्यकता है, जैसे कि हम लोगों को क्या है बहुत सारे चीज़ों की आवश्यकता है भोजन में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप यानी पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या है, C6H12O6 क्या है, ये जो है आपका कार्बोहाइड्रेट का ये आपका सूत्र है। इसमें देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो यही बता रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। प्रोटीन क्या है, एक नाइट्रोजनी पदार्थ है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रोटीन जो है कैसा पदार्थ है, तो प्रोटीन एक जो है नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। क्या होती है, नाइट्रोजन भी होती है। पादप अगला हमारा है कि पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आपको पता भी होगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैसी कौन सी है, तो नाइट्रोजन ही है। अब देखिए आगे समझते हैं, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसी रूप में डायरेक्ट नहीं लेते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं। जीवाणु यानी कि यहाँ पे राइजोबियम नामक जीवाणु की बात हो रहा है, जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा होगा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुर मात्रा होती है। इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की पूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का भी संश्लेषण करते हैं। आगे समझते हैं, आगे हमारा है कि पादपों में पोषण की अन्य विधियां कौन कौन सी है। तो पादपों में पोषण की विधियां कितनी हैं हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब हमको पढ़ना है पादपों में पोषण की अन्य विधियां की, यानी अन्य और कौन कौन सी विधियां है। यहाँ पे दिया कि जैसे में जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते, यानी कि जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं है वो अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बना सकते हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणी की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। आगे देखिए, आपने पीले पीले देखा होगा, ये क्या है, ये अमरबेल का जो पौधा है पूरा पूरा इस पर छपा हुआ है, ठीक। ये देखिए इसमें क्या होता है कि अमरबेल का पादप है जो पीला पीला है, अमरबेल का पादप है, चित्र में दिखाई दे रहा है। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी कि इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। अतः ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर वो आरोहित होते हैं, यानी कि जिस पर वो आरोहित हैं, ठीक है। जिस पर ये आरोहित होते हैं वो
पादप परपोषी कहलाता है। क्या कहलाता है? परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। आगे हम देखते हैं, अगला हमारा है, देखिए जो कीटों को पकड़ने वाला एक पौधा है, जो कीटों से अपना क्या करता है? भोजन की प्राप्ति करता है। इसको समझते हैं। यहाँ पे इसको दिखाया गया है, इसे हम कीट भक्षी पौधा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीट भक्षी पौधा, यानी कि कीटों का यह भक्षण करता है, कीटों को पकड़ लेता है अपने जाल में फंसाकर और इसे क्या करता है? पाचक रसों को स्राव कर कर इसका भक्षण कर जाता है। सबसे पहले देखिए इसमें दिखाया गया है कि इसकी घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उनकी पत्तियों का रूपांतरित भाग है। यानी जो ये घट के समान दिखाई दे रहा है ना, जो ये वाला जो घट के समान दिखाई दे रहा है हमारी क्या है? ये पत्ती का ही क्या है? एक रूपांतरित भाग है। अब आगे समझते हैं, पत्ते का शीर्ष भाग घरे का ढक्कन बनाता है। घरे का क्या बनाता है? ये घरे जो है इसका ढक्कन बना रहा है। घरे का ये ढक्कन बनाता है, जो शीर्ष वाला भाग है, ऊपर वाला भाग है, ये ढक्कन तैयार करता है। ठीक, अगर जैसे ही इसके अंदर कोई कीट गया तो कीट जाके उसके रूम जो संरचना है रोए जैसा है उसमें फंस जाता है। फिर क्या होती है? ढक्कन ही जो है बंद हो जाता है, और ढक्कन बंद हो जाने के बाद उस पर जो है पाचक रसों का स्राव कर उस कीटों का जो है ये पौधा जो है भक्षण कर जाता है। इसीलिए सब बोलते हैं कीट भक्षी पौधा भी बोलते हैं इसको। आगे देखिए, आगे हमारा है कि पत्ते का शीर्ष भाग घरे का ढक्कन बनाता है। घरे के अंदर अनेक रोम होते हैं, अभी बताया मैंने, अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घरे में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। रोमों के बीच क्या होता है? फंस जाता है। घरे में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। जो भी घर में जो है रस है उसके द्वारा क्या होता है? कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादपों को कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। यानी कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कीट भक्षी पादप बोलते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप जो है आपका क्या है? एक कीट भक्षी पौधा का उदाहरण है। सनयूडू कीट भक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। इसको याद कर सकते हैं, कीट भक्षी पौधा का ये हमारा क्या है? उदाहरण है। आगे देखिए, मृतपजीवी क्या है? मृतपजीवी छत्रक, मशरूम के बारे में हम लोग जानेंगे इसमें कि मशरूम क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गोबर छत्ता। ठीक ना, सांप का छत्ता, गोबर छत्ता। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तानों या छाल पर छाते के समान संरचना के गुच्छ भी आपने देखे होंगे। यानी कि हम लोग जो भी बरसात होता है, बरसात के मौसम में हम लोग जैसे कि पेड़ का टहनी हो गया, उसका डंठल हो गया, जहाँ पे कटा हुआ भाग है, जहाँ पे पानी की मात्रा अधिक है, गोबर हो गया, गोबर के ऊपर ये उगते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसे गोबर छत्ता भी बोलते हैं। और इसका वास्तव में नाम क्या है? मशरूम है। ठीक ना, ये छत्ते के समान एक समूह में उगते हैं। आगे देखते हैं हम, आगे हमारा है, जैसे कि आप ब्रेड देखे होंगे, पारोटी ब्रेड, उस पर भी क्या होते हैं? कवक दिखाई पड़ते हैं, जो कि सूक्ष्म जीव होते हैं, कवक दिखाई पड़ते हैं। डबल रोटी जिसे बोलते हैं हम लोग ब्रेड, उस पर क्या होते हैं? कवक दिखाई पड़ते हैं। कवक कब दिखाई पड़ेंगे? तो जब बरसात के मौसम होगा, चाहे अन्य, जब उसको हम भिगा कर कुछ दिन के लिए रख देंगे, जैसे कि 1-2 दिन का अपना बासी रोटी हो गया, तो 1-2 दिन का बासी रोटी देखे होंगे, उस पर भूरे भूरे आकार के क्या कुछ कुछ जो है सूक्ष्म संरचना दिखाई पड़ने लगते हैं। वो सूक्ष्म संरचना क्या है? आपके कवक हैं। क्या है? कवक या फंजाई है। ये देखिए, रुई के धागों के समान संरचना दिखाई पड़े तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वो हमारा क्या है? कवक है, यानी कि फंजाई है। आगे देखिए, आगे हमारा यहाँ पे दिखा रहा है, यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। यानी कि जो सूक्ष्म जो गोलाकार दिखाई देता है, जैसे पावरोटी हो गया, चाहे आप रोटी पर भी देख सकते हैं कि 1-2 दिन का बासी रोटी हो गया है, तो उस पर हरे हरे या उजले उजले क्या दिखाते हैं? सूक्ष्म धागे की जैसे संरचना दिखाई पड़ती है। इन संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? कवक या फंजाई बोलते हैं। आगे देखिए, आगे है यह मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तु जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण एवं विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण कर लेते हैं। जो भी उस पर कवक जमा हुआ है उस पर क्या करेंगे? वो पाचक रस डालेंगे, और पाचक रस डालने के बाद उसको क्या करते हैं? विलयन के रूप में वो अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि अवशोषण कर लेते हैं। इस
इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतकजीवी पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? मृतकजीवी पोषण कहलाती है। आगे देखिए, मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। यानी कि मृतजीवी कहलाते हैं, जैसे कि हो गया आपका जो मरे हुए जीवों खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम मृतजीवी बोलते हैं। जैसे कि गीध हो गया, कौवा हो गया, ये सब क्या है? मृतजीव है, यानी कि मरे हुए जीवों को भी खाते हैं। आगे देखिए, कवक हो गया। कवक या फंजाई, ये जो है आपके आचार पर दिखेंगे, चमड़े पर दिखेंगे, कपड़े पर दिखेंगे, अन्य पदार्थों पर भी उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। क्या होती है? वर्षा ऋतु जो है सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। यानी कि हम देखते हैं बरसात के मौसम में थोड़ा सा तुरंत क्या होता है? भूया पकड़ लेता है। ठीक, हम लोग भूया बोलते हैं। भूया क्या है? वास्तव में कवक ही है। अगला इधर है कि सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? उसके जो बीजाणु होते हैं वायु में उपस्थित होते हैं जब वो किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। वायुमंडल में ही क्या है? ये कवक जो है बीजाणु के रूप में क्या है? बीजाणु जो है उसको वायु में उपस्थित होते हैं, और जब वो ऐसे पदार्थ को चॉइस करते हैं जहाँ पे उनकी वृद्धि होने की संभावना अधिक हो, जैसे कि नम भाग हो गया, पेड़ का कटा हुआ भाग हो गया, तुरंत वहाँ पे क्या कर देते हैं? नए कवक को जन्म दे देते हैं। आगे अगला हमारा है कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, यानी कि बांट कर खाते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण तो कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। क्या मिलती है? पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। आगे समझते हैं इसका बेस्ट उदाहरण क्या है? सहजीवी संबंध का लाइकेन है। क्या है? लाइकेन है। देखिए, लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदारी होते हैं। क्या होते हैं? दो भागीदारी होता है। देखिए, लाइकेन में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, और जबकि जो कवक होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये दोनों मिलकर जो है प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं? सहयोगी संबंध यानी कि सहजीविता का संबंध निभाते हैं। आइए इसको समझते हैं। इनमें एक शैवाल होता है, दूसरा कवक। इनमें क्या है? एक शैवाल है। आपको पता है शैवाल के पास क्या है? क्लोरोफिल है, लेकिन कवक के पास क्या है? क्लोरोफिल नहीं है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य को कवक को देता है। यानी दोनों जो है अपने सहजीविता का संबंध निभा रहा है, यानी कि बांट के खा रहा है। लाइकेन के पास क्या है? क्लोरोफिल है, लेकिन उसके पास क्या है? ये जो है जल ना है, ना रहने का आवास है, या ना पोषक तत्व, तो बहुत सी कमी है। लेकिन इस कवक के पास ना क्लोरोफिल है। अगर क्लोरोफिल रहता तो वो क्या करता? अपना भोजन स्वयं बनाता। दोनों मिलकर जो है अपना भोजन बना लेते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग सहजीविता का संबंध। तो सहजीविता का संबंध कौन निभा रहा है? आपका लाइकेन निभा रहा है। आगे देखिए, आगे हमारा है इसमें मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, आगे समझते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है।
पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन की सब जो है सबसे अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। फसल कटाई करते हैं तो क्या होती है? मृदा में जो है नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। इसके तत्पश्चात वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ है जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। कुछ जीवाणु, यहाँ पे राइजोबियम नामक जीवाणु का बात चल रहा है। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम, आगे बात, कुछ जीवाणु जो राइजोबियम नामक जीवाणु कहलाते हैं, जिसे राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों की ग्रंथियों में होते हैं। जड़ों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? फलीदार फसलों के जड़ों में पाए जाते हैं। उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें भी सहजीवी संबंध देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दो को मिल गया, एक हमारा क्या है? लाइकेन, और दूसरा क्या है हमारा? राइजोबियम नामक जीवाणु। ये दोनों में क्या जो है आपका क्या मिलता है? सहजीवता का संबंध देखने को मिलता है। दोनों में मिलता है। एक तो हमारा मिल रहा है इसमें लाइकेन में, और दूसरा किसमें मिल रहा है? राइजोबियम नामक जीवाणु में भी मिल रहा है। आगे देखते हैं। आगे हमारा है परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। जितने भी जीव हैं उन्हें किसमें किया गया है? विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। इसी के साथ हमने क्या सीखा इसको जान लेते हैं। यहाँ पे बहुत से महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पॉइंट को देखिए। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपने वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। यानी जो भी उनके शरीर में टूट फूट मरम्मत क्रियाएं चलती है उसके लिए वो क्या करते हैं? ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। आगे देखिए। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। अपना खाद्य क्या करते हैं? स्वयं जो है संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। अगला देखिए पॉइंट, सबको नोट कर लेना है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। अनिवार्य रूप से क्या है? आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। क्या हैं? प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा की संचयन होता है। क्या होता है? संचयन होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। क्या निकलता है? यानी कि ऑक्सीजन जो है उपपाद के रूप में निकलता है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है, यानी जीने के लिए किया जाता है। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी हैं। वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट हमने पढ़ा, कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः विषमपोषी कहलाते हैं। तो हमने इतने सारे पॉइंट को पढ़ लिया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।